इसके लिए चूंकि मुझे तो नहीं आइडिया था कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है, तो इस वजह से मैं तो उस वाले से नहीं कर सका, लेकिन जितने भी बच्चों जिन्होंने देना है अब आगे जाके, तो उनको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि किसी भी एकेडमी की, ख्वाह वो किप्स है या वो स्टार है या वो स्टेप है, कोई भी एकेडमी, उनकी वोकेबलरी की बुक होती है। अब वो वोकेबलरी की बुक आपको हार्ड कॉपी में भी मिल सकती है, आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। तो उसमें आपने ये चीज करनी है, फॉर वोकेबलरी का पोर्शन मैं बता रहा हूँ, उसमें आपने एक चीज ये करनी है कि आपने वर्ड्स के मीनिंग को समझना है। रट्टा लगाने का फायदा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा एक ये वर्ड है, इसको मैंने कहाँ पे यूज करना है, इसका मतलब क्या है। और इसमें जो बहुत ज्यादा चीज हेल्प करती है वो होती है कि अक्सर वर्ड्स के आगे एक पिक्चर बना देते हैं वो, जिससे आपको याद करना आसान हो जाता है। तो वो एक चीज बड़ी हेल्प करती है, और वो आपको जो आपकी जो रिटेंशन होती है उसके मीनिंग की और नॉलेज की, वो बड़ा आसान बना देती है। लेकिन ये पोर्शन बासित भाई सिर्फ होता है तकरीबन मेरे ख्याल है 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का होता है। बाकी के जो 13 मार्क्स हैं वो कैसे मिलने हैं, तो उसमें बासित भाई एक जो बड़ी सिंपल सी चीज़ है वो ये है कि आप हमने जो एफएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंग्लिश के बहुत से रूल्स पढ़ते हैं, हम जब हम किसी भी चैप्टर की रीडिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें बता देते हैं कि यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, सो के बाद एज आएगा या एज के बाद एज किन सिचुएशंस में आएगा। तो ये रूल्स अव्वल तो टीचर साथ साथ बता देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगेन वही बात है कि बहुत सी एकेडमीज की आपको जो प्रिपरेशन बुक्स होती हैं ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, हार्ड कॉपी भी मिल जाती हैं। तो उनको आपने देखना है, उनमें जो रूल्स लिखे हुए हैं, अगेन मैं कहूंगा रट्टा मारने का फायदा नहीं है, रूल्स आपने समझने हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये रूल है, इसको अप्लाई आपने कैसे करना है, और इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं। और अगर वो सवाल देगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, वो कौन से इंडिकेटर्स है, मुझे पता चलेगा कि ये फला रूल जो है ये यहाँ पे अप्लाई होगा। और आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि आपने अगर वोकेबलरी के वर्ड्स भी याद कर लिए, उनके मीनिंग समझ लिए, आपने अगर रूल्स भी याद कर लिए, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए भी अकेडमीज की भी प्रैक्टिस बुक्स हैं, और जो सबसे बेहतर जो चीज है वो मैं समझता हूँ कि पास्ट पेपर्स होते हैं। आपको एक नो हाउ हो जाती है कि आज से पहले माजी में यूएचएस वालों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हुए हैं, उनमें ऐसे ऐसे रूल अप्लाई होना था। लेकिन ये अल्टीमेट स्टेज के लिए होती है। अभी तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने एक दफा रूल समझे हैं तो आप प्रैक्टिस बुक्स करें, और एक दफा जब आप प्रैक्टिस बुक्स करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये रूल यहाँ पे अप्लाई ये वाला होना था, मैंने इस तरह कर दिया तो इसको मैं ऑल्टर कर लेता हूँ। और जहां तक बात है, बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या बुक रीडिंग करनी चाहिए इंग्लिश के लिए। तो मेरा ख्याल है बासित भाई ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप 2 सालों की इंग्लिश की बुक्स की रीडिंग कर भी लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उससे कुछ भी रिटेन कर सकेंगे। आप एक चैप्टर पढ़ के अगला चैप्टर पढ़ेंगे, 100% गारंटी है कि आप पिछले चैप्टर को भूल गए होंगे तब तक। आप उसको यानी आप रिटेन नहीं कहते हैं कि कर उसमें पाएंगे, बुक फायदा पढ़ने उसका की नहीं होगा। जरूरत नहीं है खास। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार तलहा, वैसे मैं जब आपके साथ ये सेशन कर रहा हूँ, तो ये सेशन बेसिकली मैंने स्टार्ट किया, बहुत से हमें मैसेजेस आए थे कि सर आप प्रेपरेशन के बारे में भी कुछ बताएं बच्चों को। मुझे तो एम कैट अपना पुराना याद आ गया बच्चों के मैसेजेस पढ़ के और आपकी स्ट्रेटेजी सुन के। 2007 की बात है, मेरा ख्याल है अक्टूबर में था या शायद सितंबर 2007 में, जब मैंने एम कैट दिया। और गवर्नमेंट कॉलेज में एम एफएससी के बाद जब मैं एम कैट में अपीयर हुआ, तो एक सवाल इस टाइम बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, और वो मैं आपसे पूछूंगा वो सवाल। और वो मेरे दिल की आवाज है आप कह ले। वो सवाल ये है यस। कि मैं जब एकेडमी में जाता था, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा एकेडमी का, 2 महीने हमने वहां पे स्पेंड किए थे। उस टाइम हमारे पास काफी टाइम होता था रिजल्ट के बाद और एफएससी के बाद। तो जब भी एकेडमी का टेस्ट होता था मेरे मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आए उसमें। और मैं जब जब एकेडमी का टेस्ट देता था, उनके एक आखिरी टेस्ट होते हैं, उनका पता नहीं कोई नाम था, जो फुल कोर्स क्रैश कोर्स को इस तरह के होते हैं, और हाँ उसमें वो रोजाना पूरा एक एम कैट की तरह का टेस्ट लेते थे, और उसमें मेरे मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आए। तो मैं बड़ा घबरा जाता था कि यार इसका क्या नतीजा निकलेगा, या शायद मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आने, बाकी बच्चों के अच्छे आते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एम कैट में अच्छे आए। और
मेरा ख्याल है जितनी देर तक बासित भी ऑफलाइन है, मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी जो जर्नी थी एमडी कैट की वो भी शेयर कर लेता हूँ। तो बहुत से बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो उसके लिए मैंने जैसे कि बासित भाई को भी ऑलरेडी बताया कि जो अल्टीमेट जो गाइड है या अल्टीमेट सिलेबस है, वो आपकी बुक्स हैं जो कि एफएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स हैं। और जिस गाइडलाइन को आपने फॉलो करना है वो गाइडलाइन है यूएचएस का सिलेबस, एमडी कैट का। वो आपके साल का जो भी सिलेबस होगा वो जब भी आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जब आपने प्रिपरेशन करनी है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी पिछले वाला जो आपका सिलेबस है, जैसे आपकी बार अगर आपने 2020 में अपीयर होना है तो 2019 का सिलेबस आपके लिए जो वो बेहतरीन गाइड के तौर पे एक्ट करेगा। इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इतना कर लेना काफी नहीं है। इसके बाद आपने प्रैक्टिस भी करनी है। अब वो प्रैक्टिस आप कैसे किस तरह कर सकते हैं, तो उसके तीन चार तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि प्रैक्टिस बुक्स। अब प्रैक्टिस बुक्स आपने जब एक दफा आपने बुक पढ़ ली है तो वो आपने नॉलेज गेन कर ली है। अब वो नॉलेज जो आपने गेन किया, आपने उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, गिवन सिचुएशन में आपने सवाल को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए प्रैक्टिस इज अ मस्ट। और जैसे वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसी तरह हमने भी कोशिश करनी है कि एक दफा जब आपने कुछ पढ़ा है, आपने अप्लाई करना है और आपने खुद को जज करना है कि अच्छा यार मैंने अगर ये वाला चैप्टर किया है या मैंने ये वाले चैप्टर्स किए हैं, तो इसका मैं प्रिपरेशन जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं डिफरेंट एकेडमीज की, उनसे मैं करके देखता हूँ और मैं खुद को टेस्ट करता हूँ कि क्या मेरी तैयारी अप टू द मार्क है। जब एक दफा आप वो कर लेते हो तो उसके बाद जो फेज आता है वो होता है टेस्ट को सॉल्व करने का। तो जब आपने टेस्ट को सॉल्व करना है तो टेस्ट आपने अब आपको किस तरह मिल सकते हैं। कुछ होता है कि आप कुछ इस तरह होता है कि आपने बताना होता है कि टेस्ट के अंदर ये हिसाब होता है कि एक तो होता है कि कुछ बच्चों ने एकेडमीज ज्वाइन किए होते हैं, और जो जिन्होंने एकेडमीज ज्वाइन की होती हैं उनके लिए जो होता है वो तो होता है जो उनका जो 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 उनसा भी टेस्ट होना होता है उसको फॉलो करना होता है। इसके अलावा जिन बच्चों ने टेस्ट सेशंस या किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया हुआ वो क्या कर सकते हैं। उनका जो एक ही सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप ऑनलाइन जो टेस्ट हैं उनको ढूंढें। और वो ऑनलाइन टेस्ट बड़े आराम से मिल जाते हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी होते हैं, कुछ लोग फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, कुछ लोग डिफरेंट जगहों पे शेयर कर देते हैं, तो वो आपको बड़े इजी एक्सेस होती है। तो जब आपके पास वो टेस्ट होंगे आपने खुद को टेस्ट करना है। तो अभी तक जो मैंने सीक्वेंस बताया वो ये कि एक पहला तो आपने प्रिपरेशन करनी है, दूसरा आपने उस प्रिपरेशन जो है उसको जब आपने टेस्ट करना है तो फिर आपने उस प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए आपने प्रैक्टिस बुक्स करनी है। प्रैक्टिस बुक्स के बाद आपने जाना है जो टेस्ट होते हैं आपके एकेडमीज के अंदर, वो आपके यूनिट वाइज होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, आपके स्विफ्ट टेस्ट होते हैं, आपके एफएलपीज होते हैं। वो जो भी टेस्ट हैं वो आपको बड़े आसानी आपको इंटरनेट से मिल जाते हैं। तो फॉर दोज जिन्होंने कोई सेशन ज्वाइन नहीं किया हुआ, वो उनको बड़े आराम से एक्सेस करके घर बैठे भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जब आप प्रैक्टिस बुक से कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आपने उस वक्त बेशक खुद को टाइम ना करें, उसकी उसमें फिर आप एक ओपन लिमिट रखें कि आपने उसमें आप फिर एक ओपन लिमिट रखें कि आपने एक अगर एमसीक्यू में आपको 5 मिनट भी लग गए तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपने टेस्ट को सॉल्व करना है तो ख्याल रहे कि आपने टाइम को मैनेज करना है। उसके लिए बड़ा एक जो आसान हल होता है वही होता है कि हर किसी के फोन में एक स्टॉप वॉच होती है, उस स्टॉप वॉच को आप यूज करें और आप खुद को टाइम करें कि आपको एक सवाल को करने में कितना टाइम लग रहा है, आपको एक टेस्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। जब आपने कंप्लीट टेस्ट दिया तो आप कितना अरसा पहले उस टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, या अगर आपको ऊपर टाइम लग रहा है तो किस सब्जेक्ट में लग रहा है, कितना लग रहा है। ये सारी चीजें आपने साथ साथ लेके चलनी है, और इन सारों को जब आप मद्देनजर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वीक स्पॉट कहाँ है, आपको पता चलेगा कि आपने मेहनत ज्यादा कहाँ पे करनी है। तो इसके सिलसिले में जब आपने टेस्ट वगैरह कर लिए और जब आप अपने बिल्कुल फाइनल फेज पे आ जाते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अब जितनी मेहनत कर सकता था या मैं जितनी प्रैक्टिस कर सकता था मैंने कर ली है, प्रैक्टिस बुक्स में जितनी कर सकता था, जिस जिस अकेडमी की कर सकता था मैंने कर ली, जो टेस्ट सीरीज है किसी भी अकेडमी की मैं वो जितनी कर सकता था मैंने कर ली। तो उसके बाद जो अल्टीमेट आपको जो आपका टेस्ट है, जो आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है, ये कैसे करना है, कि आपको पता चलेगा कि यार अच्छा अगर मैंने एमडी कैट में अपीयर होना है तो मेरी जो अल्टीमेट तैयारी है वो अप टू द मार्क है या नहीं है। तो उसके लिए जो बेहतरीन हल है वो है पास्ट पेपर्स। ज्यादा अगर आप ना भी कर सके तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने 5 साल के कम से कम पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं।
और वो पेपर्स जो हैं वो आपके लिए बेहतरीन जज होंगे कि कि आपकी तैयारी कैसी है, और ये कि आप बिफोर अपेयरिंग इनटू द पेपर आप फुली कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में कि नहीं। बहुत से बच्चे हमें से इस बेसिस पे खुद को जज करने लग जाते हैं कि हमारे किप्स के या स्टार्स के या स्टेप्स के जो टेस्ट है हमारे, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो या हमारी जो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे कितने सवाल ठीक होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो स्टैंडर्ड सही नहीं है आपका ये जज करने के लिए कि आपकी जो तैयारी है फॉर द फाइनल पेपर वो आपकी कंप्लीट है या नहीं। पास्ट पेपर्स आपके जो हैं वो आपका बेहतरीन गाइड होते हैं कि आपकी जो अल्टीमेट तैयारी है वो आपकी कंप्लीट है या नहीं है। तो इस सिलसिले में एक तो ये जो बात है कि भी आपने पास्ट पेपर्स तो 5 साल के कम से कम करने ही करने हैं, और वो पेपर आप करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपके पास साबित तो होगा कि ठीक है यार, अब मेरी प्रिपरेशन जो है वो ठीक हो चुकी है। जहाँ तक बात है कि बच्चे अक्सर अक्सर मेरे से भी पूछते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब आप टेस्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया करते थे तो अमूमन आपके सवाल कितने गलत होते थे। मुझे बहुत से बच्चों ने कहा कि हमारे 4-5 सवाल हर एक के अंदर गलत होते हैं, हमारे कभी कभार 2-3 भी गलत होते हैं, कभी हमारे ज्यादा भी गलत हो जाते हैं, लेकिन किसी टेस्ट में फुल मार्क्स नहीं आते। तो उसमें पहली चीज तो ये है कि एक बात आप हमेशा याद रखें कि जितनी भी प्रैक्टिस बुक्स या टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज हैं किसी भी एकेडमी की, वो आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर द वर्स्ट। उन्होंने आपको एक्सट्रीम लेवल की तैयारी करानी है कि अगर आपका पेपर अगर बहुत डिफिकल्ट भी आ जाता है एमटी कैट की तरफ, यूएचएस की तरफ से, तो आपने उसको टैकल करने का आपको आइडिया हो, आपको पता हो कि ये वाले सवाल मैंने इस तरह के सवाल पहले देखे हैं और घबराने की कोई बात नहीं है इस तरह की। लेकिन लेकिन उसमें एक चीज ये भी होती है कि जब अ, जब मैं टेस्ट वगैरह दिया करता था, या जब मैं टेस्ट वगैरह दिया करता था, या जब मैं प्रैक्टिस भी किया करता था, तो आप लोगों से अपना ऑनेस्ट जो रिव्यू है वो शेयर करूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये था कि मेरे कुछ टेस्ट के अंदर मेरे 10 से ज्यादा भी गलत हो जाते थे एमसीक्यूज। तो बात ये नहीं है कि आपके एमसीक्यूज गलत कितने हो रहे हैं, बात ये है कि आप उन एमसीक्यूज को टैकल कैसे कर रहे हैं। जब आपके गलत एमसीक्यूज हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने देख लिया कि मेरा फलां एमसीक्यू गलत हुआ है, अच्छा मैं इसका रट्टा लगा लेता हूँ तो बस हो गया, या मैंने चलो एक दफा देख लिया मेरा ये एमसीक्यू गलत हुआ है तो चलो ठीक है। उसका जो बेहतरीन हल है, बच्चे अक्सर कहते हैं कि भाई हमने जब हमें पता चल गया हमारे गलत हो गए तो हम क्या करें। तो अगर तो वो एक कोई बुक की लाइन है जो आपने गलत की है, तो उसमें मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको बुक के ऊपर ही मार्क करें, या हाइलाइटर यूज करें, या कोई आप किसी डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लें, और आपको ताकि आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकें कि जब मैंने किसी एक चैप्टर के टेस्ट के लिए मैं अपीयर हुआ था, तो उसमें जब ये वाला एमसीक्यू आया था तो मेरा ये वाला एमसीक्यू गलत हुआ था, इसके अलावा जो बाकी मेरी प्रिपरेशन थी चैप्टर की वो ठीक थी। तो एक तो ये बड़ा होता है कि आपने उसको मार्क कर लेना है कि अगर तो वो बुक की लाइन है, अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझते हैं कि वो आपका बुक से बाहर है, तो एक तो मैं वैसे ये सजेस्ट करता हूँ कि बेहतर ये है कि आप उसको बुक के ऊपर नोट कर लें। क्योंकि जो जितनी भी एकेडमीज है, जितने भी टेस्ट सीरीज होती हैं, ये आप समझ लें आपके लिए ये वर्क करेंगे एज अ बैंक फॉर एमसीक्यूज। ये आपको फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एकेडमी के टेस्ट सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी एक सब्जेक्ट के लिए आपको तकरीबन मेरा ख्याल है अबव 1000 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अ, जो है उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि ऐसे सवाल आ सकते हैं, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती कि जब आपके अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, या आपके अगर प्रैक्टिस करते हुए मार्क्स बहुत आपके जो क्वेश्चन है बहुत गलत हो जाते हैं। तो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे भी बहुत गलत होते थे, तो परेशान नहीं होना। लेकिन जब आपकी गलती हुई, आपने उसको अपनी बुक के ऊपर मार्क करना है। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट है तो आप उसको अपनी बुक के ऊपर लिखें। अगर आप समझते हैं कि ये जो आपका जो सवाल गलत हुआ है, ये कॉन्सेप्ट फ्रॉम विद इन द बुक है, लेकिन मेरा ये फिर भी गलत हुआ है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उस चैप्टर को मार्क कर लें। वंस यू डन विद योर प्रिपरेशन, तो आपने उस चैप्टर पे वापस आना है, और उसकी फिर आपने स्पेशल यानी यूं समझ लें आपने उस पर ज्यादा टाइम लगा के तैयारी करनी है, और अपने अपने माइंड में रखना है कि जब मैंने इसके टेस्ट के लिए मैं अपीयर हुआ था तो मेरी ये डेफिशिएंसीज थी,
और अब की बार जब मैंने तैयारी करनी है तो मैंने अपनी डिफिशिएंसीज को भी ओवरकम करना है, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि अपनी डिफिशिएंसीज को जब मैं ओवरकम कर लूं तो मैं जो मैंने पिछला याद किया मैं उसको बिल्कुल ही भुला दूं, उसको भी आपने नजर मारनी है, लेकिन जो आपकी डेफिशिएंसीज है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसी हवाले से कि हम जब कहते हैं कि हमारे एकेडमीज के जो टेस्ट हैं या एकेडमीज की जो प्रैक्टिस बुक्स हैं उसमें हमारे इतने गलत एमसीक्यूज क्यों हो रहे हैं, तो उसमें एक जो चीज जो मैं समझता हूँ वही होती है कि देखें, एकेडमीज में आप जा तो अपनी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन जब तक एकेडमी वाले आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देंगे, जब तक आपको वो कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं देंगे, जब तक वो आपको ऐसे सवाल नहीं देंगे जो कि आपने गलत करने ही करने हैं, तो मुझे बताएं कि फिर एकेडमीज को तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा ना। यानी अगर आपके हर टेस्ट के अंदर 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आने लग जाएंगे तो उसके दो असर होंगे। एक तो ये होगा कि बच्चे एकेडमीज वगैरह जाना बंद कर देंगे, वो फील करेंगे कि हमारी तैयारी जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही है, एकेडमीज में हमें इतना जो हमारा खर्चा वगैरह होता है या जो हमारा टाइम लगता है उसके बजाय हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक होगी और हम घर बैठ के भी ना प्रॉपर मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। तो एक तो इसका फैक्टर ये होता है, और दूसरा ये होता है कि ऑब्वियसली अब एकेडमीज ने भी तो अपना सर्कल रन करना है, तो वो आपसे ऐसे सवाल तो पूछेंगे जो आपको ऐसा फील कराएं कि एकेडमीज के बगैर शायद आपका जो सर्वाइवल है वो मुश्किल है। तो इस हवाले से फिर अगर आपके कोई एमसीक्यूज वगैरह गलत हो भी जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है। मेरे अगर एमडी केट में 195 मार्क्स आए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जितने भी टेस्ट सॉल्व करता था एकेडमीज के मेरे उसमें 60 मार्क्स आते थे या 60 से एक दो मार्क्स कम आते थे। अक्सर मेरे 10-10 एमसीक्यूज भी गलत होते थे, अक्सर नहीं भी होते थे। लेकिन मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम्स तो मैंने भी देखी हुई हैं, कभी के बाद तैयारी कंप्लीट नहीं हुई, कभी नींद हमारी पूरी नहीं हुई, कभी प्रैक्टिकल्स देने चले गए, क्योंकि हमारी बारी तो एफएससी के प्रैक्टिकल्स भी ड्यूरिंग द एमडी कैट पीरियड थे। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जिसने आपको गाइड करना है कि आपकी तैयारी अव्वल तो है कितनी, और जब आपने उसको फाइनल टेस्ट पे व्हेन यू हैव टू पुट इट ऑन टेस्ट फाइनली, तो आपने उसके लिए फिर आना है अल्टीमेटली पास्ट पेपर्स पे, और पास्ट पेपर्स फिर आपको अल्टीमेटली बताएंगे कि यूएचएस के जो सवाल हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनको करने में आपको कितना टाइम लगेगा, और वो उस हिसाब से आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार वो तो जो सारी मैंने तैयारी करनी थी वो मैंने कर ली। नाउ दैट इज द पास्ट। अब जब मैंने यूएचएस के लिए अपीयर होना है तो मैंने बिल्कुल प्रिपेयर होके, और मेरा जो ग्रिप है ऑन द सिलेबस वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और उस हवाले से आपने अपीयर होना है। अब इसमें ये भी चीज होती है कि कुछ चूंकि पिछले सालों का जो सिलेबस था वो डिफरेंट था, तो आपको ये भी फील होगा कि कुछ सवालों का जवाब आपको नहीं आता। इसमें भी दो फैक्टर्स आते हैं। एक तो ये है कि आप उन सवालों को वक्ती तौर पे तो आप इग्नोर कर सकते हैं और आप यूं कर लें कि आप कहें कि अच्छा चूंकि ये मेरे सिलेबस से निकल गया तो मुझे इसको सॉल्व करने का फायदा नहीं है, इस वजह से मैं जो मेरे सिलेबस के सवाल हैं मैं उन पर टाइम लगाता हूँ और इन वाले सवालों को रहने देता हूँ। लेकिन इसमें एक और बात भी याद रखें कि जो आपका यूएचएस एमटी कैट का सिलेबस है उसके वेरी फर्स्ट पेज के बिल्कुल एंड के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो आपका सिलेबस है दिस इज अ मेयर गाइडलाइन। ये आपको फाइनलाइज लाइक ये आपको एक गाइडलाइन दे रहा है कि आपने क्या क्या करना है। लेकिन चांस है कि 2 या 3 एमसीक्यूज शायद, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि शायद, जरूरी नहीं है कि आएंगे ही आएंगे, लेकिन चांसेस हैं कि वो उससे बाहर भी हो सकते हैं। और ये भी इस वजह से होता है क्योंकि अक्सर कभी कभार आपके जो सवाल हैं वो आपके आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं, लेकिन जब यूएचएस वालों ने अपने सिलेबस के ऊपर ये लाइन लिख दी है ना, तो फिर आप इसको किसी भी कोर्ट में या किसी भी जगह पे आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यूएचएस ने अपना जो नैरेटिव है वो बड़ा क्लियर कर दिया है कि आप जो भी कर लें आपने उसके लिए आपको जो भी गाइडलाइन दी गई है उसके नीचे हमने लिखा हुआ था कि आपने जो अपना सिलेबस है, ये जो आपको हमने सिलेबस जारी किया है वो एक मेरली एक गाइडलाइन है, और ये कि उसके बाहर से भी कुछ आ सकता है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो एक ये चीज होगी। इसके अलावा बहुत से बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि जो आजकल बहुत सवाल हैं, एक तो इंग्लिश की वोकेबलरी के बारे में बच्चे पूछते हैं, वो मैंने भी कुछ देर पहले बता दिया। इसी तरह एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि बायोलॉजी के अंदर हमने किंगडम्स के अंदर से क्या क्या